नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईटीयू के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं राजस्थान के किलों के बारे में। राजस्थान के किले, राजस्थान के किलों के बारे में बात करें तो अपन एक एक किले के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सवाईमाधोपुर। तो जिला अपना होता है सवाईमाधोपुर। और सवाईमाधोपुर जिले में एक किला बना हुआ है, रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, रणथंभौर के किले के बारे में अपन बात करें तो रणथंभौर का जो किला है वो एक एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? एरण दुर्ग। यानी ऐसा किला जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ हो और जिसके चारों ओर सघन वन हो, जो दूर से देखने पर शत्रु को दिखाई नहीं देता हो, वो किला जो कहलाता है एरण दुर्ग कहलाता है। और एरण दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान में रणथंभौर का किला। इसके बारे में अपन बात करें तो इस किले का जो निर्माण है, इस किले का निर्माण करवाया था चौहान वंशीय शासक रणथानदेव चौहान ने। रणथानदेव चौहान ने 7वीं शताब्दी के आसपास इस किले का निर्माण करवाया। और इस किले के बारे में अपन और बात करें तो यह किला बना हुआ है थंबोर की पहाड़ी पर। यह किला बना हुआ है थंबोर की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पे आप याद रखें? थंबोर की पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। इतिहासकार अबुल फजल जो है, अबुल फजल, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल ने इस किले को देख करके इसे राजस्थान का बख्तरबंद किला कहा। राजस्थान का बख्तरबंद किला। तो राजस्थान का बख्तरबंद किला और कौन से किले को कहा जाता है? रणथंभौर के किले को। इसे ही राजस्थान का दुर्गाधिराज कहते हैं। राजस्थान का दुर्गाधिराज। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस किले को राजस्थान का दुर्गाधिराज कहते हैं? रणथंभौर के किले को कहते हैं। रणथंभौर का किला कौन से जिले में? सवाईमाधोपुर जिले में। कैसा दुर्ग है? एरण दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया? रणथानदेव चौहान ने करवाया। कौन सी पहाड़ी पे? थंबोर की पहाड़ी पे। राजस्थान का बख्तरबंद किला कौन सा है? रणथंभौर का किला। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अब अपन बात करते हैं कि इस किले में जो मुख्य आकर्षण है, जो देखने लायक जो चीजें हैं, तो इस किले के मुख्य आकर्षणों के बारे में बात करें तो नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा जो है, इस नवलखा दरवाजे को रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार कहते हैं। आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि नवलखा दरवाजा है वो किस किले का प्रवेश द्वार है? तो नवलखा दरवाजा है वो रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा हम यहाँ से बात करें तो हमीर महल, सुप्यारी महल, जोगी महल आदि और इस किले में आकर्षण का केंद्र है। तो देखो, नवलखा दरवाजा, हमीर महल, सुप्यारी महल, जोगी महल, ये जो महल है वो कौन से किले के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं? रणथंभौर के किले के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा अपन यहाँ से बात करें तो पदमसर तालाब, एक तालाब इस किले में बना हुआ है, पदमसर तालाब। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, न्याय की छतरी आदि भी इस किले के मुख्य आकर्षण है। पदमसर तालाब, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो राजस्थान का गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, वो भी कहाँ पर है? रणथंभौर के किले में। एक है यहाँ पे न्याय की छतरी।
ये जो न्याय की छतरी है इसे 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। कितने खंभों की छतरी कहते हैं? 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। तो ये जो न्याय की छतरी है भी इसी किले में है। और यह जो न्याय की छतरी है इसे न्याय की छतरी क्यों कहते हैं? इसका निर्माण करवाया था हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान जो है इसने अपने पिता की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया। और ऐसा माना जाता है कि इसमें बैठ करके हमीरदेव चौहान वो न्याय करता था, अतः इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और इसमें 32 खंभे हैं, अतः इसे 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस किले पर जो विदेशी आक्रमण हुए वो आक्रमण कब कब हुए, किस प्रकार हुए, उन सब के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बताऊं इस किले के बारे में, दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले पर 2 बार आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले पर 2 बार आक्रमण किया। 1290 से लेकर 1292 के मध्य जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार में वो जीतने में असफल रहा। जब दोनों बार जीतने में असफल रहा तो जलालुद्दीन खिलजी है वो अंत में नाराज होकर के बोलता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बहुत ही अच्छी लाइन है। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात कही थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। पूछा गया प्रश्न है 2014 में राजस्थान पुलिस में कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। किसने कहा? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। किस किले के बारे में कहा? रणथंभौर के किले के बारे में कहा। जब इसने आक्रमण किया इस समय यहाँ का शासक था हमीरदेव चौहान। यहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। इसके बाद में आपको पता होगा 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इलाहाबाद के निकट जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है और अगला शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ के रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया जाता है 1301 में। तो अब अपन पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। यहाँ से अपन बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण है वो क्यों किया था, उसका आक्रमण करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। और यहाँ पे हुआ था इस समय रणथंभौर के किले का पहला शाखा। तो 1301 में आक्रमणकारी जो था, आक्रमणकारी है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का शासक है हमीरदेव चौहान। यहाँ का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान दोनों के मध्य यहाँ पे युद्ध होता है। इससे पहले अपन बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो आक्रमण का उद्देश्य, अब आक्रमण के उद्देश्य के बारे में बात करें तो सभी इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य आता है साम्राज्य विस्तार। कहते हैं साम्राज्य विस्तार। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अलाउद्दीन खिलजी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और मैं आपको बताऊं अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतना चाहता था और दक्षिण भारत को जीतने के लिए उसे राजपूताना को जीतना बहुत जरूरी था। और राजपूताना को जीतने के लिए ही उसने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्या होता है, आक्रमण का उद्देश्य दूसरा होता है।
ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, मराठा बेगम जिसका नाम था चिमाता बानो। नाम क्या था? चिमाता बानो, जिसे इतिहास में चिमना बेगम कहते हैं। चिमाता बानो इतिहास में चिमना बेगम के नाम से प्रसिद्ध है। चिमाता बानो जो थी, इसका प्रेम संबंध था अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति महमूद शाह के साथ। सेनापति था महमूद शाह। इस महमूद शाह के साथ चिमना बेगम का अफेयर था और दोनों का बहुत अच्छा अफेयर था। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और इसी सिलसिले में इन दोनों ने योजना बनाई कि अपने रिलेशन के बारे में अगर अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी अपने को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इन दोनों ने क्या किया? भागने की योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई? भागने की योजना। भागने की योजना देखो ये बनाते हैं तो महमूद शाह के अकेले के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आज भी छोरी को गाड़ी पड़े तो 1 लाख आदमी के बस की बात होगा को नहीं। सागे 2-4 तो और चाहिए गाड़ी में गिरने नाल 1 लाख की छाती थोड़ी टूके को तो बड़ो काम करना। और फिर ये तो एक सुल्तान की रानी थी, बेगम थी, तो अकेले के बस की बात नहीं थी। तो महमूद शाह ने एक और अपना सहयोगी साथ लिया जिसका नाम था केरम। दोनों ने मिलकर चिमना बेगम को किडनैप करने की योजना बनाई। किडनैप तो नहीं, हालांकि ये रजामंदी से जा रही थी। तो ये यहाँ से क्या करते हैं, तीनों यहाँ से भागते हैं और ये भाग करके आ जाते हैं कहाँ पे? रणथंभौर आ जाते हैं। भाग करके कहाँ जाते हैं? रणथंभौर आ जाते हैं। अब देखो साहब, जगह की लुगाई भागे वो गुप्तचर तो पीछे लगाई सी, और फिर ये तो शासक है अलाउद्दीन खिलजी, इसकी बेगम भागी है। तो इसके गुप्तचरों ने बताया कि आपकी जो मराठा बेगम है चिमना बेगम, वो अपने महबूब के साथ भाग करके वो आ गई है कहाँ पे? रणथंभौर। रणथंभौर का शासक कौन है? अमीरदेव चौहान। और अपने राजस्थान की तो संस्कृति सदा से रही है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। शरण में आए हुए की रक्षा करना तो हमारा परम धर्म है। तो अमीरदेव चौहान क्या करता है? इनको शरण दे देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे अमीरदेव चौहान के पास है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अमीरदेव चौहान को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। पत्र की भाषा क्या थी उसके 2 अंश मैं आपके सामने रख देता हूँ जो अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा कि प्रिय अमीरदेव चौहान, मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मेरी एक भगोड़ी पत्नी और एक सेनापति आपके पास हैं, तो आप उन्हें सम्मान लौटाने का प्रयास करें। लेकिन अपन तो ठहरे राजपूत। बोलो ना साहब, मारते या बात अच्छा को नहीं। शरण में आए हुए की रक्षा करना अमीरदेव चौहान का परम धर्म है। मैं तो भाई जी रोटी लौटाओ बोले देखी करो सही। आ बात अच्छी होने की कह अलाउद्दीन खिलजी कह। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अमीरदेव चौहान पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि समझाने से तो बात बनी नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, अमीरदेव चौहान है वो अपनी हठ धर्मिता के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? हठ धर्मिता के लिए। अमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि जिस प्रकार से शेरनी एक बार बच्चे को जन्म देती है, सत्यवादी जो पुरुष होता है वो एक बार बात कह देता, वो पलटता नहीं। जिस प्रकार केले के एक बार फल आते हैं, जिस प्रकार महिला के जीवन में एक बार तेल चढ़ता है। अब वो सोचते रहे जो कद चढ़े तेल, वो शादी का टाइम चढ़े। कद चढ़े? शादी का टाइम। बान बैठा जना चढ़िया करे। अब कई पूछ सिंह को जी दोबारा क्या करे जना बेटा वो फॉर्मेलिटी हुए तेल कौन से डवा दें। तो उसी प्रकार हमीर जो है उसके भी जीवन में एक बार हट चढ़ता है, और एक बार जो हमीर ने कह दिया वो कह दिया। जब अमीरदेव चौहान ने चिमाता बानो और महमूद शाह को नहीं लौटाता है,
तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है रणथंभौर के किले पर। कौन से किले पर? रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान दोनों के बीच में युद्ध होता है और जुलाई 1301 में बात होती है, जुलाई 1301 की। जुलाई 1301 में युद्ध लड़ते हुए हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और पीछे से हमीरदेव की रानी जो थी रंगदे, हमीरदेव की जो रानी थी रंगदे और इसकी जो पुत्री थी देवलदेव, दोनों के द्वारा पदमसर तालाब में कूद करके जल जौहर को अंजाम दिया जाता है। पदमसर तालाब में कूद करके जल जौहर को अंजाम दिया जाता है। अब कई बच्चे पूछेंगे साहब जौहर क्या होता है? तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया क्या होता है? वीरों द्वारा सिर पर केसरिया साफा धारण करके युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना कहलाता है केसरिया। और उनके केसरिया करने के बाद में उनकी वीरांगनाओं द्वारा किसी भी तरीके से सामूहिक रूप से आत्मदाह करना, अब वो चाहे अग्नि में कूद के करें, अब वो चाहे जल में कूद के करें, वो चाहे जहर खा के करें, किसी भी तरीके से करें, वो कहलाता है जौहर। और केसरिया और जौहर दोनों मिलते हैं तो कहलाता है साका। क्या कहलाता है? साका। और एक वो साका, साका मैंने तुझे जिंदा पकड़कर शादी के मंडप में जाने की कसम खाई थी, दिल जले, देखी होगी आपने, मैंने मेरी जिंदगी में वो एक ही फिल्म देखी है। तो केसरिया और जौहर दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और 1301 में देवलदेव और रंगदेव द्वारा यहाँ पे जौहर किए जाने के बाद में यह होता है रणथंभौर का और राजस्थान का पहला साका। यहाँ पे हमीरदेव चौहान के हारने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार कर लिया जाता है रणथंभौर के किले पर। अब बात आती है, अधिकार तो कर लिया, बेगम को तो ले आया, लेकिन जो बच्चा बता तो ही लेगा नहीं, तो इनको बुलाया। सबसे पहले महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में बुलाया और इससे पूछा कि अगर ये बता महमूद शाह, मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूं तो तू क्या करेगा? ओ बोलो, मैं भाई जी की बोल करूँ साहब, मैं तो ही काम करती हूँ, अगर आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं सबसे पहले आपकी गर्दन काटूंगा, सबसे पहले क्या करूँगा? आपकी गर्दन काटूंगा मैं। और ये बात सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। बचा कौन? केबरू। ये था मेरी तरह डरपोक, ओ सोची ओ हाथी के पैर अंदर इन्हें कुचलवा देना, तन थोड़ी छोड़ सी। तो ये यहाँ से भाग करके मांडू चला जाता है, मांडू गुजरात। और इस प्रकार से रणथंभौर के किले का पहला साका होता है। तो यह था रणथंभौर का किला। इसके आगे की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। तो आप वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना एनडीसी वीडियो का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।